दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं प्रशांत घुले एविएशन सीकर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं और स्वागत है आपका डे 15 ऑफ 30 डेज एविएशन नॉलेज सीरीज में। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग जो एविएशन नॉलेज सीरीज चला रहे हैं उसका है आज का 15 नंबर का एपिसोड। लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि भाई कैबिन क्रू कैसे बनना है, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, ये सारी चीजें हम लोगों ने वो वीडियो में देख ली है। लेकिन आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे द डार्केस्ट रियलिटी बिहाइंड द ग्लैमर। ये जो ग्लैमर है कैबिन क्रू का, उसके क्या डार्क साइड है, उसके फायदे क्या है, उसके नुकसान क्या है, सैलरी कितने मिलेगी आपको, यहाँ पे ड्यूटी रोस्टर कैसा रहेगा, या फिर क्या बेनिफिट्स है, क्या ड्रॉबैक्स है, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको एक रिक्वेस्ट है कि डू सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज if you not subscribe, then how you know the Prashant has uploaded another informative video, right na? Do subscribe guys and stay updated. Okay, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। कैबिन क्रू के बारे में हम लोगों ने देखा कि भाई कैबिन क्रू क्या काम करते हैं, कि भाई उनका क्या काम क्या रहता है, ये पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने देखा है। लेकिन अभी मैं तो आपको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ कैबिन क्रू एक्चुअल में करते क्या है। मैंने आपको कल ही बोला है कि भाई जो कैबिन क्रू रहता है उनकी ड्यूटी स्टार्ट होती है जब ये फ्लाइट ऑन इन द एयर रहेगी या फिर इन द एयर जाने के लिए डिपार्चर के लिए रेडी है। अगर ये फ्लाइट बंद हो रही है, यहाँ पे अगर ये ग्राउंड पे खड़ी है, अगर यहाँ पे पैसेंजर सारे ऑन बोर्ड हो गए, डोर क्लोज हुआ, जैसे डोर क्लोज होता है वहां से कैबिन क्रू का जो है कैबिन क्रू जब का ड्यूटी आवर्स स्टार्ट हो जाता है। ओके, मतलब एक्चुअल ड्यूटी आवर्स, एक्चुअल जहाँ पे वो काम करते हैं, स्टैंड बाय ब्रीफिंग वो अलग से। ओके, जो अगर वो स्टैंड बाय रहते हैं उनको ब्रीफिंग दिया जाता है वो अलग से, लेकिन एक्चुअल उनका फ्लाइंग आवर स्टार्ट होता है वहां से। ये फ्लाइंग आवर्स में वो लोग क्या काम करते हैं, पैसेंजर को असिस्टेंट करना, उनकी जो ट्रैवल जर्नी है वो सिक्योरली, मतलब एकदम जो जर्नी है वहां पे उनको प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड करना, या फिर अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व करने का काम, ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहता है एक कैबिन क्रू का। ओके, ये प्राइमरी काम है भाई, ये काम करना ही करना है। तो लेकिन उसके अलावा ये जो कैबिन क्रू रहती है वो सारे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल वो फॉलो करती है, और अगर कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि भाई प्यार से, मतलब उनको बताती है एकदम प्रोफेशनल वे से कि भाई ये ऐसा ऐसा है, आपको ऐसा ऐसा करना पड़ेगा। भाई तो आपको कभी बोलेंगे नहीं, सर ही बोलते हैं, क्योंकि वो जो कैबिन क्रू रहती है वो बहुत प्रोफेशनल रहती है, और जो उनको ट्रेनिंग दिया जाता है एकदम प्रोफेशनल वे से उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, इसीलिए वो वहाँ पे बहुत प्रोफेशनल वर्ड वहाँ पे यूज करते हैं। थर्ड चीज क्या है भाई, उनको एक इमरजेंसी इवैक्यूएशन या फिर इमरजेंसी जो आती है उसको कैसे रिएक्ट करना है, उसको कैसे डील करना है, ये सारी चीजों का भी ट्रेनिंग एक कैबिन क्रू को दिया जाता है। अगर मान लो अगर कोई फ्लाइट में फॉर एग्जाम्पल कोई प्रेग्नेंट लेडी है, अगर उसको सडनली बेबी पेन स्टार्ट हो गया है और वो मतलब डिलीवरी का टाइम है, तो प्रेग्नेंट लेडी का डिलीवरी कैसे करना है इसकी भी एक ट्रेनिंग है जो कैबिन क्रू को दिए रहती है। ठीक है, इसके साथ साथ उनको मतलब हाईजैकिंग सिचुएशन से लड़ना, आपने निर्जा मूवी में तो देखा ही रहेगा। उसके बाद अगर कोई मतलब फ्लाइट में कोई नुकसान करता है या फिर कोई किसी को हार्म पहुंचाना चाहता है तो उसको भी अवॉइड करना, उसको भी प्रोटेक्ट करना, ये सारी जिम्मेदारी, ये सारी ट्रेनिंग एक कैबिन क्रू को दिए रहती है। ये हो गया उसका रोल्स गाइस। ओके, ये हो गया उसका रोल। लेकिन आज के वीडियो में हम लोग जो मोटिव है कि भाई उसका डेली रोस्टर क्या रहेगा, ड्यूटी आवर्स कितना रहेगा, इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मानो एक कैबिन क्रू है, उसका ड्यूटी रोस्टर डिपेंड्स करता है आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस। ओके, अगर आप फ्रेशर्स हो, अगर मानो आपको लग के अभी आप कैबिन क्रू बने हो, आपको लग के मैक्सिमम 1 आवर हुआ है, 1 आवर मीन्स 1 ईयर हुआ है, तो आपको मोस्ट प्रोबेबली डोमेस्टिक फ्लाइट देंगे, डोमेस्टिक सेक्टर देंगे। ओके, आप मोस्टली इंडिया में तो कैबिन क्रू का जो ड्यूटी आवर्स है 8 to 10 आवर्स का है गाइस। ओके, अगर मानो आप फ्रेशर्स हो, मानो आप डोमेस्टिक फ्लाइट कर रहे हो, तो आपको एक ही सेक्टर दिया जाएगा। जैसे कि मुंबई दिल्ली मुंबई, यहाँ से फ्लाइट उड़ेगा मुंबई से उड़ेगा दिल्ली जाएगा, दिल्ली से उड़ेगा यहाँ पे आएगा, ये होगा शिफ्ट आपका। ओके, ये होगा एक शिफ्ट होगा, ये इससे सेक्टर आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई लॉन्ग रूट का है तो चलेगा, लेकिन अगर कोई शॉर्ट रूट का है, जैसे कि अभी मुंबई से औरंगाबाद होगा, मैक्सिमम ये जर्नी है 40 मिनट्स की जर्नी है गाइस, मानो 1 आवर
चलता है, तो वहां पे आपको मल्टीपल सेक्टर आपको करने पड़ेंगे अगर अगर जो डेस्टिनेशन है वो शॉर्ट डेस्टिनेशन है। समझ में आया? अगर आप फ्रेशर हो तो आपको ऐसे डोमेस्टिक सेक्टर में ही घुमाया जाएगा, लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस हो, आपको 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो आपका ड्यूटी रोस्टर कैसे बनाता है उसका मैं नॉर्मल एक एग्जांपल देता हूँ। ये जो इसमें है आपको, जो ड्यूटी रोस्टर में आपको नॉर्मल जो सेक्टर है, डोमेस्टिक सेक्टर भी करने पड़ेगा, एक शॉर्ट डिस्टेंस वाली फ्लाइट भी करनी पड़ेगी, और उसके बाद आपको एक लॉन्ग हॉल की एक मतलब बहुत ज्यादा दूर जो फ्लाइट जाती है वो भी फ्लाइट आपको वहां पे दी जाएगी, आपको करना पड़ेगा। मानो अगर आपका जो वीकडेज है मंडे टू सैटरडे, तो मंडे को आपको दिया जाएगा एक डोमेस्टिक सेक्टर गाइज। ओके, डोमेस्टिक सेक्टर में कैसे, मुंबई दिल्ली मुंबई, ये होगा आपका पहला आवर। पहले दिन में आपको काम दिया जाएगा 9 आवर्स का। उसके बाद मंडे के बाद आपको एक दिन ऑफ रहेगा। उसके बाद आपको वेडनेसडे को मतलब जो मंडे के बाद जो ट्यूसडे आता है वहां पे आप स्टैंड बाय रहोगे गाइज। मतलब अगर आपका जो अगर दूसरा जो स्टाफ है, अगर इमरजेंसी में अगर वो नहीं चाह पा रहा है, वो फ्लाइट में नहीं टेक ओवर कर पा रहा है फ्लाइट, तो आपको वहां पे एज ए स्टैंड बाय करके जाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन वेडनेसडे को आपको एक लंबा वाला टूर देंगे, वहां पे आपको मल्टीपल सेक्टर भी करने पड़ेंगे, 10 आवर का शिफ्ट रहेगा वेडनेसडे को, ठीक है। उसके बाद आपको दिया जाएगा एक इंटरनेशनल फ्लाइट। मानो अगर लॉन्ग डिस्टेंस वाला है, मुंबई से लंदन जा रहा है फ्लाइट, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस होगा ना, 8 घंटा तो हवा में रहोगे आप मुंबई से लंदन अगर जाओगे, तो ये लॉन्ग आवर्स आपको भी फ्लाइट देने पड़ेगी। उसमें ये जो लॉन्ग आवर्स है, इसमें आपका जो ड्यूटी रहेगा ये 12 से 14 घंटा होगा, इंक्लूडिंग रेस्ट आवर्स। ओके, ये ट्रैवल जर्नी में आपको रेस्ट भी मिलेगा। जो क्रू बंकर रहते हैं फ्लाइट में, अगर ये फ्लाइट है तो फ्लाइट के अंदर जहाँ पे क्रू बैठते हैं वहां पे बंकर्स भी बने रहते हैं, जहाँ पे कैबिन क्रू रेस्ट कर सकती है, सो सकते हैं। ओके, तो वहां पे आपको रेस्ट करना भी अलाउड रहता है, तो वहां पे आपको लेओवर रहेगा थोड़ा बहुत, मतलब वहां पे रुकना पड़ेगा एक दिन, और आगे वाली मतलब आगे जो दूसरी फ्लाइट आएगी लंदन से, वहां पे आप मुंबई में अलग से आ सकते हो, ठीक है। मतलब सेम फ्लाइट में एज ए ड्यूटी आपको आ सकते हो। सैटरडे आ जाओगे और संडे को आपको एक दिन ऑफ रहेगा, एक दिन कंपल्सरी ऑफ है, ये मैंडेटरी है गाइज। ओके, ये मैंडेटरी है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे गाइज सैलरी की, लेकिन सैलरी हम लोग थोड़ा लास्ट में डिस्कस करते हैं। पहले देखते हैं कि फायदे क्या है। अगर आप कैबिन क्रू बनती हो या बनते हो तो फायदे क्या है, इसके बारे में हम लोग, फायदे क्या है नुकसान क्या है, हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये मेरा पर्सनल अजम्पशन है। ओके, ये मेरा पर्सनल अजम्पशन है लड़कियों के लिए। अगर लड़कियां है तो मोस्टली अगर वो कैबिन क्रू बनेगी इंडिया में, तो जो कैबिन क्रू की जो लाइफ है मोस्टली इंडिया में, तो जो 18 साल से 28 साल तक है, एक बार अगर शादी हो गई तो मोस्ट प्रोबेबली जो फीमेल्स रहती है वो कैबिन क्रू जो एक तो जॉब छोड़ती है या फिर एक हाउस वाइफ करके ही रहती है, जितना मैंने देखा है, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है। ओके, ये जो 8-10 जो ईयर्स है, 8 से 10 ईयर्स वो वहाँ पे वो काम करती है। लेकिन अगर इंटरनेशनली आप लोग जाओ तो इंटरनेशनली ऐसा नहीं है। ब्रिटिश बात करते हैं ब्रिटिश एयरवेज की, तो ब्रिटिश एयरवेज भाई मैंने 70 एज वाली जो फीमेल्स है उनको भी एज अ कैबिन क्रू करके काम करते हुए देखा है। 70 साल की भी फीमेल है, वो आईएफएम बनती है, इन फ्लाइट मैनेजर करके बन के वो यहाँ पे वो फ्लाइट हैंडल करती है एज अ सीनियर मोस्ट कैबिन क्रू के। तो ऐसा ही डिपेंड्स। लेकिन इंडिया में ऐसा है कि भाई 18 साल हो गया, 19 साल 20 साल की उम्र में आप कैबिन क्रू बने, लेकिन आपको 30 साल के बाद आप जॉब छोड़ दोगे। ये मेरा पर्सनल अजम्पशन है, मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपके ऊपर है, आपको करना है या नहीं। ओके, फैमिली सिचुएशन भी बहुत मैटर करता है ये तभी। लेकिन अभी बात करते हैं कि भाई क्या फायदे एज अ कैबिन क्रू करके आप ज्वाइन होते हो, तो क्या फायदा आपको यहाँ पे हो सकता है। तो सबसे पहला फायदा आपको मिलेगा गाइज, ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको ट्रैवल, ऑल ओवर द वर्ल्ड चलोगे, आप फ्री ट्रैवल करोगे। आप ऑन ड्यूटी हो, अगर मानो आप मुंबई से हो, अगर आप दिल्ली से हो, दिल्ली से आप जाओगे लंदन, लंदन से जाओगे दूसरी जगह पे जाओगे, उसके बाद टोरंटो जाओगे, उसके बाद न्यूयॉर्क जाओगे, सैन फ्रांसिस्को जाओगे, न्यूयॉर्क जाओगे, बहुत सारी जगह पे जितना मतलब जहाँ के नेटवर्क में, आपके कंपनी के नेटवर्क में जो जो आपके डेस्टिनेशन है वहां पे आपको जाने का एक बार तो भी मौका मिलेगा।
ये मेरा पर्सनल अजम्पशन नहीं है गाइस, एक कंपनी का नेटवर्क है, ये ड्यूटी रोस्टर आपका ऐसा रहता है कि आपको जाना ही पड़ता है। ओके, तो ये पहला मेरे ख्याल से तो बेनिफिट्स हो गया कि भाई ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगर मानो आप कोई दूसरे कंपनी में आईटी सेक्टर में हो गया या फिर कोई भी दूसरे कंपनी में जॉब करते हो, तो भाई आप आप आपके स्टेट से बाहर ही पहली बार जाओगे, ठीक है। लेकिन एज अ कैबिन क्रू आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी कंट्री या फिर पूरी दुनिया घूमने का मौका मिलता है। सबसे बढ़िया और सबसे व्हाट वी से कि भाई बेनिफिट्स है। ओके, सबसे बढ़िया बेनिफिट है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको फ्री ट्रैवल मिलेगा, उसके साथ आपको अकोमोडेशन भी मिलेगा। आप वहां पे रहोगे, वो 5 स्टार होटल में आप रहोगे या फिर 3 स्टार होटल में रहोगे, वहां पे जाने का, रहने का, खाने का खर्चा सब कंपनी करती है। आपको बस जाके भाई वहां पे एंजॉय करना है। ऊपर से आप वो आप फ्लाइट होटल में रुक रहे हो तो जो लेओवर है उसकी भी सैलरी आपको अलग से आती है, ठीक है। ये बेनिफिट से हो गया ना भाई, सो रहे हो फिर भी पैसा कमा रहे हो, मजे है भाई कैबिन क्रू लोगों के, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा जो बेनिफिट्स है मेरे ख्याल से वो है भाई, जो आपके जो फ्लेक्सिबल शिफ्ट आवर्स है। ओके, फ्लेक्सिबल शेड्यूल है, मतलब फ्लेक्सिबल शेड्यूल है ना, मंडे के दिन आप काम करोगे, एक दिन आराम करोगे, स्टैंड बाय रहोगे, आपको वहां पे काम करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा डिपेंड्स है। उसके बाद एक 10 आवर का शिफ्ट, उसके बाद थोड़ा आराम, उसके बाद एक लॉन्ग डेस्टिनेशन वाली फ्लाइट, वहां पे भी जाके आराम करो, दूसरे दिन आओ, संडे को आराम करो। ओके, मतलब फ्लेक्सिबल, अगर मानो फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल मीन्स फिक्स नहीं है कि भाई जैसे हम लोग काम कर रहे हैं, सुबह जाओ मॉर्निंग शिफ्ट कर रहे हो तो मॉर्निंग शिफ्ट ही करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। कैबिन क्रू को अगर एक मॉर्निंग शिफ्ट कर रहे हो तो उसको नाइट शिफ्ट भी करना पड़ेगा, आफ्टरनून शिफ्ट भी करना पड़ेगा। ये सारी चीजें फ्लेक्सिबल आवर्स में, फ्लेक्सिबल ड्यूटी रोस्टर में एक कैबिन क्रू को करनी पड़ती है। उसके बाद सबसे मेन और बढ़िया फायदा बेनिफिट्स मुझे अगर लगता है तो भाई, जो कैबिन क्रू ऑल ओवर द वर्ल्ड घूमते हैं तो वहां पे उनको डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल से मिलने का मौका मिलता है। मानो ना भाई, पूरे इंडिया में हो गया, पूरे भारत में, भारत का तो छोड़ दो, पूरी दुनिया में किस अलग अलग टाइप से लोग हैं, अलग अलग टाइप्स के लोग हैं, उनको मतलब मिलना है, उनकी पर्सनैलिटी अलग है, उनके सोच अलग है। ये सारी जो लोग हैं वहां पे वो ग्रेट पर्सनैलिटी आपको कहीं पे मिलेगी, कहीं जगह पे आपको गलत आदमी भी मिल सकते, गलत लोग भी मिल सकते, लेकिन ये एज अ आपको पॉजिटिव वे से लेना कि भाई अलग अलग चीजों से, मतलब अलग अलग कंट्रीज से, अलग अलग पूरे दुनिया से आपको लोग मिल रहे हैं, तो आपकी वहां पे जान पहचान बनेगी, आपके एक बॉन्डिंग उनके साथ बनेगी, आपको वहां का कल्चर आपको सीखने को मिलेगा, वहां की भाषा भी आपको सीखने की मिलेगी। ये मेरा पर्सनल अजम्पशन है कि भाई जो कैबिन क्रू है उनकी पर्सनल जो लाइफ रहती है या फिर उनका जो सोचने का तरीका रहता है वो बहुत मतलब एडवांस रहता है, ताकि वो पूरी दुनिया में घूमे रहते हैं, ठीक है। ये हो गया गाइस। उसके बाद फ्री अकोमोडेशन। ओके, फ्री अकोमोडेशन भी हो गया, उसके बाद फ्री डिस्काउंटेड टिकट भी हो गया आपको और आपके फैमिली को। ओके, अगर आप कैबिन क्रू हो तो जो कंपनी में आप काम करते हो तो उसी कंपनी में आपको ये भी मिल जाएगा, डिस्काउंटेड टिकट भी मिल जाएगा। एसओडी तो आपको फ्री ही रहेगा, लेकिन अगर आप पर्सनल स्पेस में या फिर पर्सनल क्या बोल सकते हैं, पर्सनल रीजन से भी आप ट्रैवल करना चाहते हो तो आपको एकदम डिस्काउंटेड प्राइस में, एकदम 10% फेयर में आपको वहां पे टिकट मिल जाएगा, ठीक है। ये सारे बेनिफिट्स हो गया, जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, करियर एडवांसमेंट होता है, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको एक कैबिन क्रू के करियर में आपको ये फायदे है। जैसे फायदे है वैसे नुकसान भी रहेगा गाइस, बराबर ना, जैसे नुकसान भी रहेगा, अगर फायदे होंगे तो नुकसान भी है। ये तो दुनिया का रूल ही है कि जहाँ पे थोड़ा फायदा होगा वहां पे थोड़ा नुकसान भी होगा। तो दूसरा अभी बात करते हैं कि भाई क्या क्या ऐसे ड्रॉबैक है, क्या क्या ऐसे नुकसान अपने को होते हैं एज अ कैबिन क्रू अगर बन के अगर आप काम करते हो तो, ठीक है। तो सबसे पहला होता है इरेगुलर शेड्यूल। ओके, इरेगुलर शेड्यूल मानो आप कभी रात को सो रहे हो नहीं, सुबह जाके फटाक से काम पे जा रहे हो, दोपहर में आ रहे हो, दोपहर में जा रहे हो, उसके बाद नाइट में जा रहे हो, इवनिंग में जा रहे हो। ये जो इरेगुलर शेड्यूल है उसके उसके इसकी वजह से आपकी जो पर्सनालिटी है, आपकी जो बॉडी है, उसके ऊपर थोड़ा सा इम्पैक्ट होता है। ओके, थोड़ा सा इम्पैक्ट होता है, मतलब बहुत जल्दी थकना, ये सारी चीजें वहां पे होती है, क्योंकि आपके जो बॉडी को रेस्ट चाहिए वो प्रॉपर यहाँ पे मिलता नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, आप एक बहुत जब आप काम कर रहे हो एज अ फ्लाइट में,
ओके, ये फ्लाइट है, यहाँ पे अंदर आप काम करते हो इन द एयर, फ्लाइट उड़ता है हवा में नियर अबाउट 35,000 फीट ऊपर, 35,000 फीट ऊपर मिलता है, उसके ऊपर भी फ्लाइट रहता है। लेकिन ये फ्लाइट के ऊपर ऑक्सीजन लेवल कम रहता है, ये जो इसमें ऑक्सीजन लेवल कम रहता है, तो फ्लाइट में क्या करते हैं गाइस, तो फ्लाइट में ये प्रेशराइज जो कैबिन है, ओके, ये जो चेंबर है, ये जो कैबिन है चेंबर है, ये प्रेशराइज रहता है। ये प्रेशराइज चेंबर में आपको काम करना पड़ता है, इसकी वजह से भी आपकी बॉडी के ऊपर थोड़े से निगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं। ठीक है, ये होगा, ये तो यूजुअली आपको तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तीसरा जो ड्रॉबैक है गाइस, ओके, टाइम अवे फ्रॉम योर होम। बहुत मतलब आप अगर आप कैबिन क्रू करके काम करते हो तो आपको अलग अलग रोज ना भाई, कभी बैंगलोर जाओ, कभी दिल्ली जाओ, कभी लंदन जाओ, कभी पेरिस जाओ, कभी मेलबर्न जाओ, या फिर कभी टोक्यो जाओ, ये बहुत सारे ऐसी चीजों को घूमना पड़ता है, आपको जाना पड़ता है। तो इसकी वजह से आप जो पर्सनल टाइमिंग है, आपको जो पर्सनल फैमिली टाइम रहता है, वो फैमिली को आप टाइम बहुत कम दे पाते हो। ठीक है, बहुत टाइम आपको मतलब वो कम मिलता है कि जब भाई फैमिली के साथ आपको टाइम मिलता है नहीं, ना के बराबर है। ठीक है, ना के बराबर इन द सेंस वो डिपेंड्स करता है आपके एक्सपीरियंस, आप कितने सीनियर हो, आप फ्रेशर रहोगे तो ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाओगे, अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आपको लॉन्ग आवर की फ्लाइट्स करनी पड़ेगी गाइस, ये होगा। उसके बाद होगा फिजिकल वर्क। फिजिकल वर्क आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे मतलब मेरे ख्याल से तो थोड़ा बहुत करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि आप कंटिन्यूसली ट्रैवल करते हो गाइस, भरा हुआ बैग आपने देखा रहेगा कैबिन क्रू के हाथ में रहता है, वो भरा हुआ बैग कंटिन्यू आपको लेके चलना है, आपको फ्लाइट में जाके वो बैठना भी है। उसके बाद बहुत ऐसे पैसेंजर, गधे पैसेंजर रहते हैं, उनके मतलब उनको तो लगता है भाई वो पैसेंजर का दिमाग ही अलग रहता है। उनको लगता है अगर मैंने 10,000 रुपए खरीदे टिकट पैसे देके टिकट खरीदी किया है तो उनको लगता है मैं मेरा माल ये फ्लाइट का बॉस हूँ। उनको कैबिन क्रू एज ए स्लेवर लगती है। लेकिन कैबिन क्रू को अगर आप बात करते हो तो बहुत तमीज से अगर आपको बात करनी है गाइस, मतलब वो जो पर्सन है वो एम्प्लॉय है, और एम्प्लॉय हर एक तरीके से इमरजेंसी के लिए डील करने के लिए वो तैयार रहती है। अगर कोई इमरजेंसी आती है तो वही लोग है जो आपकी जान बचाएंगे। आपने देखा रहेगा अभी जो अपने एयर इंडिया का फ्लाइट AR171 क्रैश हुआ, वो लोगों ने खुद की जान दे दी। तो कोई करता है क्या किसी के लिए? आज कोई नहीं करता है, सारे लोग सेल्फिश हो गए, कोई नहीं करता है। किसी के लिए जान देना एक बहुत बड़ी बात है गाइस। आपको क्या लगता है कि जब वो फ्लाइट क्रैश हो रहा था, वो इमरजेंसी डोर ओपन करके नीचे जंप नहीं मार सकते थे? उनके पास पैराशूट नहीं रहता है, लेकिन फिर भी उन्होंने लास्ट तक कोशिश किया आप सभी को सिक्योर करने के लिए। इसीलिए आप जब भी कैबिन क्रू से बात करो तो उसमें एक थोड़ा बिहेवियर आपका अच्छा होना चाहिए, बोलने में भी तमीज होनी चाहिए। ठीक है, वो कोई वेटर नहीं रहते, इसलिए आपको बहुत अच्छे से उनको बात करना है। उसके बाद हो गया अनप्रेडिक्टेबल लाइफ। अनप्रेडिक्टेबल लाइफ और होगा वर्क बैलेंस। और जैसे कि हम लोग बोलते हैं वर्क लाइफ बैलेंस जो रहता है, जैसे प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ, ये अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है। और सारी चीजों में मैं आपको उधर ज्यादा नहीं बोलूंगा, उसके ऊपर आप समझदार हो। अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी उठो काम पे जाओ, कभी भी जाओ, घर से दूर रहते हो, अकेले बहुत टाइम आप रहते हो, तो ये अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है। तो ये भी एक ड्रॉबैक है मेरे हिसाब से। ठीक है, और उस सबसे और एक ये हंसने वाली चीज है, हंसने वाली भी नहीं गाइस, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई ये जो कैबिन क्रू रहते हैं उनका ग्रूमिंग स्टैंडर्ड जो रहता है, जो ग्रूमिंग स्टैंडर्ड रहता है वो बहुत हाई रहता है। मतलब अगर मानो जो ग्रूमिंग स्टैंडर्ड आपको मेंटेन करना है तो आपको बहुत ज्यादा खर्चा वहां पे करना पड़ेगा। मानो अगर आपको सैलरी 50,000 सैलरी है आपको, तो 25,000 तो आपका पूरा मेकअप बिकअप में ही जाएगा, क्योंकि जो ग्रूमिंग है वो बहुत हाई तरीके से हाईली वहां पे मेंटेन होता है। मेकअप का सामान तो आपको ही लेना पड़ेगा। बॉयज भी मेकअप करते हैं, फीमेल्स भी करते हैं। फीमेल्स का मेकअप थोड़ा ज्यादा हाई रहता है, बॉयज का थोड़ा नॉर्मल रहता है। लेकिन जो हाई ग्रूमिंग स्टैंडर्ड है वो आपको बहुत मतलब आपकी जेब को बहुत हाई हो जाता है वो मेंटेन करने का। ठीक है, अगर आप ऑन ड्यूटी रहोगे तो सारा आपको कंपनी मतलब आयरन वगैरह हो गया, आपके जो क्लॉथ वगैरह हो गया, ड्राई क्लीनिंग सारे कंपनी प्रोवाइड करेंगी। लेकिन जो मेकअप वगैरह है तो वो सारी चीजों के ऊपर मतलब थोड़ा बहुत तो खर्चा करना पड़ेगा। वो बहुत मतलब इरिटेटिंग है भाई हायर ग्रूमिंग स्टैंडर्ड। एक टाइम पे आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद आप सोचते हो भाई क्या है। लेकिन अगर आपको आदत होती है तो आप अपने पर्सनल लाइफ में भी उसका वो सारी चीजें फॉलो करते हैं,
उसके लिए बहुत आपको खर्चा करना पड़ता है। ये मुझे मेरे हिसाब से ड्रॉबैक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई ये ड्रॉबैक नहीं है और साइड और बहुत बहुत अच्छे फायदे है, उसके बाद बहुत नुकसान भी है, तो मेरे हिसाब से तो इतने हैं। अगर आपको लगता है कोई ज्यादा फायदे है नुकसान है तो आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हो। और लास्ट में अभी हम लोग बात करते हैं कि सैलरी की। ओके, कि भाई एज अ कैबिन क्रू आपको कितनी सैलरी मिल जाएगी। अगर आप कैबिन क्रू बनी रहती हो, अगर आप फ्रेशर हो, तो मैंने पहले ही बोला है ये डिपेंड्स करता है आपके एयरलाइन पे। अगर आप रीजनल एयरलाइन में काम करते हो तो सैलरी कम मिलेगा। अगर आप नेशनल एयरलाइन हो गया, उसके बाद इंटरनेशनल एयरलाइन हो गया, वहां पे अगर काम करते हो एज अ फ्रेशर आप लोग वहां पे ज्वाइन होते तो आपको नियर अबाउट 40 to 60,000 के बीच में सैलरी मिल जाएगी। और जो फ्लाइंग आवर्स रहता है उसके अलग से पैसे आपको वहां पे मिल जाएंगे। मैंने बोला है फ्लाइंग आवर्स क्या रहता है कि जब डोर ओपन हुआ, डोर क्लोज हुआ, ये सारी चीज में जितने टाइम हवा में फ्लाइट रहेगा उसके ऊपर आपको सैलरी मिल जाएगी। उसके ऊपर आपको प्रमोशन भी मिल जाता है। ठीक है, आप फ्लाइट अटेंडेंट बनते हो, उसके बाद सीनियर फ्लाइट अटेंडेंट बनते हो, उसके बाद आपको मिलता है इन फ्लाइट मैनेजर करके आप मौका मिलता है। अगर आप इन फ्लाइट मैनेजर बनते हो तो आपकी सैलरी 1-1.5 लाख के आसपास वहां पे हो जाती है। इंडियन इसमें ओके, इंडियन एयरलाइंस में आपके 1-1.5 लाख रुपए सैलरी मिल जाएगी। और फ्लाइंग आवर्स का अलग से मतलब 2 लाख के आसपास सैलरी चली जाती है। लेकिन बात करते हैं अगर इंटरनेशनल एयरलाइंस की, तो भाई उसको वहां पे स्टार्टिंग आपको 2 से 3 लाख रुपए तक मिल जाएगी आराम से स्टार्टिंग। तो मेरा आपको एक रिक्वेस्ट रहेगा गाइज, अगर आप करियर बनाना चाहते हो तो थोड़ा सा पुशबैक के लिए इंडियन एयरलाइंस सही है, लेकिन आप फोकस करो इंटरनेशनल एयरलाइंस पे। उसके लिए आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ, बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ। उसके बाद उनसे आपकी पर्सनैलिटी ऐसी बनाओ, कम्युनिकेशन स्किल पे आप थोड़ा सा ध्यान दो। ये सारी चीजों के ऊपर अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे तो आपका डेफिनेटली वहां पे कोई भी इंटरनेशनल एयरलाइन में सिलेक्शन हो जाएगा आराम से। अगर इंटरनेशनल एयरलाइंस कौन कौन सी है तो इसके ऊपर भी हम लोग आगे वाली वीडियो में डिटेल में वीडियो बनाएंगे, ठीक है, ये जो एपिसोड में। थैंक यू सो मच गाइज, आप जो एपिसोड देख रहे हो, आप जो मुझे सपोर्ट कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जाने से पहले आप एक बार फिर से देख लो कि भाई चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं, क्योंकि आने वाले वीडियो जो है, आने वाली जो एपिसोड है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली गाइज। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए एविएशन नॉलेज सीरीज, वो भी एविएशन सीकर्स एकेडमी की। थैंक यू गाइज।